दर्शन का परिचय नामक इस वीडियो में आज हम दर्शन शास्त्र का बोरिंग किताबी अनुवाद किनारे रखकर देखेंगे असल में दर्शन क्या है, इसका वास्तव में हमारे जीवन और समाज पर क्या प्रभाव रहा है। वीडियो परीक्षोपयोगी ज़्यादा है, इसलिए दार्शनिक शब्दकोश तो वही रहेंगे जो दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में सर्वमान्य तरीके से स्वीकृत हैं, पर उनके विश्लेषण बिल्कुल भी बोरिंग किताबी अनुवाद जैसे नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। दर्शन शास्त्र को दैनिक जीवन से न जोड़ पाने के कारण हो सकता है दर्शन शास्त्र में कभी रुचि पैदा नहीं हुई हो, और इसके लिए संभवतः ग्राहकोन्मुखी कोचिंग, अध्यात्म और मोटिवेशन के गुरु घंटाल जिम्मेदार हैं, जो आपको दर्शन शास्त्र के नाम पर संस्कृत के तत्सम शब्दकोश और बुद्धि से परे जाने वाली बोरिंग हिंदी अनुवाद के सिवाय कुछ मौलिक और ठोस विचार नहीं दे पाते। यही कारण है बाजार से खरीदे नोट्स या किताबें हमारी क्षणिक ज़रूरत पूरी कर देते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण शब्दों को हम रट तो लेते हैं, पर हमारा यह रटन विद्यता फैल हो जाता है जब हम दार्शनिक बहस में उतरते हैं या मेंस या इंटरव्यू में विश्लेषण क्षमता की मांग सामने रखी जाती है। तब हमें शब्दकोशों को कई आयामों में विस्तार देना होता है, जो रटने से नहीं आता। रटने में कोई बुराई नहीं है, पर आपको कैसे पता यह क्या चीज़ नहीं रटना है। हम इस पर तो ध्यान देते हैं कि क्या पढ़ना है, पर इस पर ध्यान कभी नहीं जाता है कि क्या कम करना है या फिर क्या छोड़ना है। हम बस सामने जो आए घबराहट में रट डालते हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए, और जिन्हें केवल एक ही चीज़ आता है रटना, ऐसे कैंडिडेट्स मेंस पास होने के बावजूद इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाते हैं या फिर किसी कोचिंग में गुरु के रूप में नोट्स के अनुवाद दोहराने के काम में लग जाते हैं। मैं रटने के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, इनफैक्ट यह कई बार बहुत उपयोगी तकनीक बन जाता है, पर इसकी अपनी मैथडोलॉजी है। आप एक नियम सभी तरह के भिन्न प्रकृति के विषयों में लागू नहीं कर सकते। आप तकनीकी विषयों को रट लेते हैं, इसका अर्थ यह थोड़ी है कि आप दर्शन जैसे अमूर्त पराभौतिकी या कहें मेटाफिजिकल विषय को भी रट लेंगे। हाँ, शब्दों को रट जरूर लेंगे, पर आप दूसरों को समझा नहीं पाएंगे, और रटे हुए ज्ञान की यही सीमा है कि वह स्वयं तक सीमित रह जाता है। इसलिए जब आपसे पूछा जाएगा दर्शन का अर्थ फिलोसॉफी नहीं होता, तो आप इसे कैसे समझाएंगे। भारत सहित विश्व के सभी दार्शनिक केवल दर्शन शास्त्र को रट कर दार्शनिक नहीं हो जाते। तो चलिए इसे आसान व आसान बनाते हैं और इसे समझते हैं क्या चीज़ है। यह वीडियो का पहला भाग है। इसमें हमने दर्शन एक परिचय के अंतर्गत इसके सबसे शुरुआती चरणों को रखा है, जिसमें दर्शन का अर्थ, इसकी उत्पत्ति और इसकी उपयोगिता, ये 3 चरण शामिल हैं। दर्शन शास्त्र की अमर चित्र कथा शुरू करने से पहले मैं किताब के बोरिंग अनुवाद से बचने के लिए आपको दर्शन की एक ऐतिहासिक झलक दिखाना चाहूँगा, ताकि मन में एक ऐतिहासिक बुनियाद बन सके जिस पर कई दार्शनिक सिद्धांतों को खड़ा होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो वर्ष पहले मनुष्य तब केवल एक देह था, केवल एक शरीर, और वो पृथ्वी का सबसे कमज़ोर जीव था, क्योंकि तब उसके पास विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह के ऐसे संसाधन नहीं थे जिससे वह ज्ञान या फिर विज्ञान का विकास की ओर अग्रसर हो सके। तब के सेपियंस या कहें आज का आधुनिक मनुष्य तब बिल्कुल अकेला, बेसहारा और संसाधन रहित था। तो ऐसे कैसे संभव हुआ कि कंदराव गुफा में रहने वाला कच्चा और दूसरे जानवर का जूठा बचा कुचा मांस खाने वाला तब का पाषाणकालीन संसाधन रहित कमजोर मनुष्य आज पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली, हजारों तरह के संसाधनों से लैस पूरी पृथ्वी पर अकेला बुद्धिमान व शासक जीव बन गया। यह एक विस्फोट था जो सेपियंस के भीतर घटा था। यह बुद्धिमत्ता का जागरण था, यह विवेक का जन्म था, जिसे एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में कहें तो सेपियंस की बुद्धि में संज्ञानात्मक क्रांति हुआ था, जिसने मनुष्य को ज्ञान विज्ञान के क्रमिक विकास में जबरदस्त गति दे दी। हम आज जो कुछ हैं और जो कुछ हमारे पास है वह विचारों का अंतिम परिणाम है। आज लगभग लुप्त हो चुका लैंडलाइन टेलीफोन, जिसे आपने कभी हाथों से छुआ होगा, यह पहले केवल एक विचार था जिसे आप छूने तो दूर की बात देख भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी किसी के विचारों के मूर्त रूप में फलित टेलीफोन पर अलग अलग विचारों ने इसमें प्रयोग कर इसे चरणबद्ध तरीके से उच्चतम मुकाम पर पहुँचाने का कार्य शुरू किया। और तब के एक चौकोर डिब्बे वाले टेलीफोन का विस्तार आज सबसे श्रेष्ठ यंत्र, जिसे स्मार्टफोन कहते हैं, में तब्दील कर दिया गया। यह सब कैसे संभव हुआ? जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसकी शुरुआत केवल एक विचार से हुई। हम आखिर में क्या हैं? हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अनंत विचारों, प्रभावों, संस्कृतियों, समाजों, इतिहासों के परिणाम हैं। हम असल में अनंत प्रभावों के संघात हैं, जिसमें विचारों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसलिए यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति और समाज के विचार किस स्तर के, किस प्रकार के, किन प्रभावों के, किन उद्देश्यों और किन बुनियादों पर खड़े हैं, क्योंकि विचारों से ही हमारे जीवन का दर्शन, चीज़ों को देखने का नज़रिया तय होता है, जिसका विस्तृत अध्ययन
हम वैसे तो कई विषयों के रूप में करते हैं, पर दर्शन शास्त्र में उनमें प्रथम पंक्ति में है, क्योंकि अधिकांश विद्वान मानते हैं कि दर्शन शास्त्र ही सभी विषयों की जननी है, अर्थात दर्शन शास्त्र ही अन्य विषयों का क्रमिक विकास और पृथक्करण होता गया। इसलिए आज हम दर्शन शास्त्र का एक सामान्य परिचय देखेंगे कि आखिर दर्शन होता क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे और इसकी उपयोगिता, महत्व और विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये शुरू करते हैं। दर्शन और फिलोसॉफी। बाहरी दुनिया में दर्शन को लोग फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं। प्रायः लोग ये समझते हैं कि फिलोसॉफी दर्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है और दर्शन फिलोसॉफी का हिंदी अनुवाद। पर दर्शन शास्त्र की दुनिया में दर्शन और फिलोसॉफी दोनों का अपना भिन्न इतिहास है, पर हाँ इनकी प्रकृति और उद्देश्य में काफ़ी समानताएं भी हैं। इस अर्थ में आम बोलचाल में दर्शन को फिलोसॉफी या फिलोसॉफी के दर्शन कहा देने में कोई बहुत मौलिक फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी हमें दोनों के शाब्दिक अर्थों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्दों की उत्पत्ति से ही काफ़ी कुछ समानताएं और भिन्नताएं तय होती हैं जो एक दूसरे को अपने क्षेत्र में विशिष्ट, उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाती हैं। दर्शन। तो आइए सबसे पहले दर्शन शब्द को ही समझ लें। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। यहाँ धातु का अर्थ आप पीरियोडिक टेबल के धातु तत्व से न लें। यहाँ धातु का अर्थ है वह मूल शब्द जिनसे संस्कृत के शब्द बनते हैं, इसलिए यहाँ दृश्य धातु है, मूल शब्द है जिसे दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है देखना। देखने से हम केवल आँखों के द्वारा किसी चीज़ का साक्षात्कार करने बस से लेते हैं, पर दर्शन में आँख ही केवल एकमात्र साधन नहीं है। अगर केवल आँख से देखा हुआ ही सच होता तो कोई भी जादूगर कर्तव्य दिखाने में सफल नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ देखने का अर्थ विस्तृत संदर्भ में लिया गया है। तो आइए देखने के अर्थ को दार्शनिक संदर्भ में समझें। 700 ईसा पूर्व पहले भारत में एक संस्कृत व्याकरण के विद्वान हुए जिनका नाम था पाणिनि, जिन्होंने दर्शन शास्त्र में देखने शब्द के स्थान पर प्रेक्षण शब्द को रखा। प्रेक्षण शब्द से शायद आप परिचित ना हो, पर यह आपको बुद्धि में पचाने में काफ़ी जटिल लग रहा होगा, पर इसका अंग्रेजी नाम आप सुनते ही से परिचित हो जाएंगे। प्रेक्षण और कुछ नहीं, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना, वही संस्कृत में प्रेक्षण के नाम से जाना जाता है। प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन विधि का प्रयोग आज दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और कई जैसे टेक्निकल विषय होते हैं ना, उन्हीं में इसका प्रयोग किया जाता है शोध कार्यों के लिए। तो पाणिनि ने जो यह शब्द दिया प्रेक्षण, यही दर्शन का विस्तृत अर्थ है, जिसका अर्थ होता है ऑब्जर्व करना या विस्तृत अर्थ में देखना। ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण हम केवल आँखों से नहीं करते। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, कोई जो वस्तु सामने में हो, तब हम आँखों के अलावा शेष चारों इंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं। साथ ही हमारी छठी इंद्री जो बुद्धि है उसका भी प्रयोग करते हैं। अतः प्रेक्षण में हम अपनी 6 इंद्रियों के प्रयोग से चीज़ों को देखते और समझते हैं। तो यही प्रेक्षण है। प्रेक्षण जिसे हम पूरी तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने भीतर। प्रेक्षण के अंदर भी प्रेक्षण 2 प्रकार के हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, या फिर हिंदी में कहें तो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, जिसके अंतर्गत कई विधियाँ आती हैं, पर हम सब इन चीज़ों का अध्ययन अभी नहीं करेंगे। इसका सबका समाजशास्त्र में क्योंकि ज़्यादा उपयोग होता है। फिलहाल के लिए दर्शन में प्रेक्षण का अर्थ आप इतना ही समझे कि अपनी 6 इंद्रियों के प्रयोग से चीज़ों को जब हम देखते समझते हैं तो हम एक तरह से दर्शन ही कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गए दर्शन की बात। अब समझते हैं फिलोसॉफी को। फिलोसॉफी का प्रयोग प्रायः पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में किया जाता है, जो भारत में दर्शन से भिन्न है। फिलोसॉफी 2 शब्दों से बना है, फिलोस यानी कि प्रेम और सोफिया अर्थात ज्ञान। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिलोसॉफी है ज्ञान से प्रेम, जबकि वहीं दूसरी ओर भारतीय संदर्भ में प्रेक्षण का अर्थ सत्य साक्षात्कार है। फिलोसॉफी और दर्शन में या कहें भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में केवल भिन्नताएं ही नहीं समानताएं भी हैं, जिन्हें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल दर्शन की उत्पत्ति के कारणों को पहले समझते हैं। दर्शन की उत्पत्ति के वैसे तो कई कारण हैं, पर अकादमिक स्तर पर इन 4 कारणों को मुख्य माना गया है, जिसमें पहला है आश्चर्य सतत चलने वाली घटना है। चाहे कोई भी समय काल हो, मनुष्य हमेशा से अपने आसपास की चीज़ों से आश्चर्यचकित होता रहा है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि दर्शन के पहले लोगों में आसपास की चीज़ों के संबंध में आश्चर्य महसूस किया होगा या नहीं, और उसके मन में प्रश्न उठे होंगे कि इस धरती को बनाया किसने, और उस तारों का जन्म कैसे हुआ, हम पृथ्वी पर क्यों आए, पृथ्वी का संचालन कौन कर रहा, क्या मैं बस अकेला एक शरीर ही हूँ, आदि आदि। इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में उड़ते गए। तो फलस्वरूप उनके मन में अधिक जिज्ञासा हुई होगी। जाहिर सी बात है, प्रश्न उठा तो जिज्ञासा हुई होगी, जिससे लोगों ने अपने स्तर तक सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किया और अलग अलग दर्शनों का विकास होता गया। और दूसरा कारण है संदेह। संदेह शब्द से मुझे संदेहवाद दर्शन का याद आता है। पाश्चात्य दार्शनिक रेने डेकार्ड का आपने नाम सुना है, जिन्होंने संदेहवाद नामक दर्शन को दिया।
संदेह अपने आप में बुद्धिमत्ता का पहला कदम है। आप खुद विचार कीजिए, जो व्यक्ति पहले से किसी धर्म या ईश्वर में विश्वास जमाए बैठा है, क्या वो अपने ही धर्म या ईश्वर में संदेह कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा विचारशील प्रवृत्ति का होता है। वो आलोचना से नहीं घबराता। दर्शन की उत्पत्ति में संदेह का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि यह नए की ओर पलायन नहीं करता। जैसे देखो, जब हम संदेह करते हैं तो हम नए चीज़ पर तो संदेह नहीं कर सकते ना, जो पहले से चीज़ मौजूद है उसी पर संदेह करेंगे। तो इस प्रकार से जो संदेह है ये नए की ओर पलायन नहीं करते, ये बल्कि जो पहले से उपस्थित ज्ञान है उन्हीं को संशोधित करता है, उन्हीं पर प्रश्न उठाता है, उन्हीं को परिवर्तित करता है, जिससे किसी भी दर्शन में एक परिपक्वता या फिर मजबूती आती है संशोधन से। जैसे भारतीय संविधान को ले लीजिए। उसके बाद तीसरा कारण है अपूर्णता। हम भले ही कितने अमीर हो जाएं, कितने ही शक्तिशाली, सुंदर या बुद्धिमान हो जाएं, पर सत्य यही है ना कि एक दिन हमारा यह शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम प्रति क्षण पूर्णता ढूंढ रहे हैं, कोई बुद्धि से, कोई दौलत से, कोई नाम कमाने से, पर किसी न किसी भांति पूर्णता ढूंढ रहा है। दर्शन में यही पूर्णता मोक्ष, कैवल्य, बुद्धत्व अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए शरीर की नश्वरता के कारण हमारा अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाना भी दर्शन की उत्पत्ति का एक कारण है। उसके बाद चौथा और अंतिम कारण है असंतोष। जैसे कि अगर आप गरीब हैं और अमीर हो गए तो यह मत समझिए अब आप पूर्ण हो गए। अमीर होकर आपके सिर्फ शरीर की भूख मिटती है, इसके बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है वह केवल शरीर नहीं है। आप किसी को केवल रोटी देकर जीवन भर के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते। व्यक्ति में बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी तरह के भूख होते हैं। बिल गेट्स 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, क्यों? जबकि वो तो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जो कपिल वस्तु साम्राज्य के राजा थे, धन दौलत, हाथी घोड़े, जमीन, सोना चांदी सब कुछ था, फिर सब कुछ छोड़कर जंगल क्यों चले गए? क्योंकि आदमी केवल शरीर नहीं, इसी कारण उसमें कई तरह के भूख का जन्म होता है, जिससे असंतोष पैदा होता है। और यह भूख बौद्धिक, आध्यात्मिक भी हो सकता है, जिससे व्यक्ति दार्शनिक, साहित्यिक, बौद्धिक विषयों की ओर रुचि लेने लगता है। तो असंतोष भी इस प्रकार से दर्शन की उत्पत्ति के कारण माना गया है। अगला देखते हैं दर्शन की आवश्यकता। दर्शन के अर्थ उत्पत्ति दर्शन के अर्थ और उत्पत्ति को देख लेने के बावजूद भी अब भी यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि दर्शन शास्त्र की उपयोगिता या फिर आवश्यकता क्यों है? किसी राष्ट्र और व्यक्ति में श्रेष्ठ दर्शन के विकास का क्या लाभ होता है? तो चलिए देखते हैं दर्शन किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रभावशील है। दर्शन की पहली आवश्यकता का परीक्षण सबसे पहले हम अपने ही व्यक्तिगत जीवन से करते हैं। समाज और विश्व तो बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले है इनमें है दर्शन की आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए। जीवन में दर्शन का क्या उपयोग है? असल में दर्शन का पूरा केंद्र ही मनुष्य के जीवन पर केंद्रित है। सुख दुख, सही गलत, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक सभी चीज़ों का निर्णय इसी से तय होता है कि आपके जीवन दर्शन में किन दार्शनिक विचारों का समावेश है। गीता का कर्म योग, जैन दर्शन का पंच महाव्रत, बुद्ध का अष्टांग मार्ग, पतंजलि का अष्टांग योग, ये सभी क्या हैं? ये सभी वो चीज़ें हैं जो जीवन को हमारे उच्चतम मानवीय स्तर की ओर ले जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले बात है ये कि दर्शन जो है जीवन के लिए है। उसके बाद दूसरा है दर्शन वो अर्थव्यवस्था। दर्शन का बुनियाद जो है अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में भी सामाजिक दर्शनों का गहरा प्रभाव रहता है। ये आपने समाज दर्शन में पढ़ा होगा। जैसे भारत को लेते हैं, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित इसलिए है क्योंकि इसमें गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें गांधीवाद की ओर ज़्यादा झुका है। आपको पता है गांधी का सामाजिक दर्शन ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। यही कारण है भारत में जितनी सरकारी योजनाएं बनती हैं उनमें अधिकतर योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ज़्यादा केंद्रित रहती हैं। तो जिस प्रकार भारत में गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों दर्शन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहा, वैसे दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में जहाँ जहाँ भी अर्थव्यवस्था है उन सब में कुछ न कुछ आप दर्शन का कोई ना कोई शाखा देखेंगे या फिर बुनियाद देखेंगे, विचारों का प्रभाव देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के लिए भी दर्शन शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा है राजनीति। राजनीति में भी दार्शनिक तत्वों का समावेश रहता है। जैसे भारत की राजनीति में लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, प्राकृतिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, जो आपने क्या बोलते हैं, आपने संविधान के प्रस्तावना में पढ़ा होगा इन सब गुणों को जो राजनीति में दार्शनिक प्रभाव को दिखलाते हैं। जैसे इसी तरह सभी देशों में राजनीतिक दर्शन का भी कुछ न कुछ प्रभाव दिखेगा आपको। उसके बाद में है शिक्षा। शिक्षा में भी दर्शन का महत्व है।
मुझे नहीं लगता एक विवेकशील स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से यह जानने की ज़रूरत है कि शिक्षा में दर्शन का प्रभाव रहता है या नहीं, क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति मैकाले शिक्षा पद्धति से प्रभावित रही है। पर हालांकि अब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो देखना है कि इनमें किन किन तत्वों का जोड़ रहता है। पर यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि शिक्षा और दर्शन को आप पृथक नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के विकास में भी दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर सबसे पहले आप यह बताइए, आप व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? व्यक्तित्व यह नहीं है जैसा आजकल इस डिटर्जेंट पाउडर के प्रयोग में पूछा जाता है, क्या मुझे यहाँ स्मार्ट मैनेजर मिलेंगे और एक लड़की चमचमाती हुई पोशाक पहनकर सामने आ खड़ी होती है और कहती है डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। और व्यक्तित्व का अर्थ यह भी नहीं है कि आप महंगे जूते, टाई और ब्लेजर पहन लें, इंग्लिश मीडियम में चले जाएं तो इससे व्यक्तित्व संवर जाएगा। नहीं, व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति का तत्व है, आवश्यक गुण है। इंग्लिश में इसे पर्सनालिटी कहते हैं, जिसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि पर्सन और एबिलिटी। पर्सन और एबिलिटी का मतलब हुआ व्यक्तित्व और योग्यता। तो इस प्रकार से इस तरह हम देखते हैं व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की योग्यता, चाहे वह शारीरिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक, अकादमिक, किसी भी तरह के हो, लेकिन व्यक्ति में योग्यता रहनी चाहिए, किसी भी स्तर की हो। इसके लिए भी आपको मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार तो चाहिए ना। उसके बाद में आता है समाज। समाज में भी दर्शन का प्रभाव रहता है। व्यक्ति जो है समाज में रहता है, वह सामाजिक प्राणी है जो अलग अलग सामाजिक इकाइयों का सदस्य होता है और उन्हें प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है, जैसे परिवार, समूह, संस्था, जनरीति, धार्मिक, सांस्कृतिक आदर्श वगैरह वगैरह। सभी सामाजिक दर्शन समाज दर्शन में या कहें सोशल फिलोसॉफी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए समाज का दर्शन भी अपने आप में दर्शन शास्त्र की पृथक शाखा है, जिसके बड़े बड़े समाज दार्शनिक भी होते हैं जो अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं। उसके बाद अंतिम है मूल्य। सभी इंसानों और समाजों के अपने नैतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं, तो आपको पता ही होगा, जिसके अंतर्गत हम नैतिकता, एथिक्स, मूल्य, मीमांसा और समाज दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। So that is it for today, guys. I would like to tell you that this was the first part of philosophy. It's the second part will be uploaded tomorrow. So do subscribe to the channel and share the content with your girlfriend, boyfriend or whatever. Thanks for watching.